नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कवि देव द्वारा रचित उनकी एक छोटी सी कविता सपना की व्याख्या के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये कविता श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को एक साथ चित्रित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, कवि देव ऋतुकालीन कवि हैं और संपूर्ण ऋतुकाल श्रृंगार की रचनाएं रचने के लिए प्रसिद्ध है। इस कविता में एक गोपी स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही है, तभी उसकी नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। तो इसमें संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता सपना। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूलिवे को, आज फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठी उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। झहरी झहरी का अर्थ है झड़ झड़ कर, झड़ना या झरझर की आवाज़। वर्षा की जो झड़ी लगी होती है और उसकी जो आवाज़ आती है उसे ही झहरी झहरी कहा गया है। झीनी का अर्थ होता है पतली। बूंद बूंदे, परती में पड़ रही हैं। गहरी गहरी, गर्ज गर्ज कर। घटा, बादल। घेरी है, घिरे हुए हैं। गगन में, गगन का अर्थ होता है आकाश में। आनी कहियो, आकर कहने लगे। श्याम मोसों, श्याम श्री कृष्ण। मोसों मुझसे, चलो झूलिवे को आज, चलो आज झूलने चलते हैं, झूला झूलने चलते हैं। फूली ना समानी, फूले ना समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्रसन्न हो जाना। फूली ना समानी, बहुत प्रसन्न हो गई। भई ऐसी हों मगन में, हों का अर्थ है मैं, भई हो गई, मगन लीन, उनकी बातों में मैं ऐसी लीन हो गई और इतनी प्रसन्न हो गई। चाहत उठियोई, उठना चाहा, उठी गई, उठ गई। सो वह, निगोड़ी नींद, निर्दयी नींद। यानी मैंने उठना चाहा तो मेरी नींद मुझसे पहले उठ गई, उसके लिए निगोड़ी नींद कहा है, निर्दयी नींद। सोए गए भाग, भाग का अर्थ है भाग्य। सोए गए भाग, मेरे भाग्य सो गए। मेरे जानी वा जगन में, जगन में जागने पर, मुझे जागता हुआ जानकर मेरे भाग्य सो गए। आँख खोली देखो, आँख खोल कर देखा तो ना घन है ना घनश्याम। घन का अर्थ है बादल और घनश्याम का अर्थ है बादलों की तरह श्याम रंग वाले। ये श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त शब्द है। वेई छाई बूंदें, और वो जो बूंदें छाई हुई थी, जब बूंदें गिर रही थी, वो क्या था? मेरे आंसू। वह दृगन में, दृगन आँखों में, वो वास्तव में मेरी आँखों में छाए हुए आंसू थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, गोपिका एक स्वप्न देख रही है। स्वप्न में बारिश लगी हुई है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। आसमान में काली काली घटाएं घिरी हुई हैं, घनघोर गर्जनाएं हो रही हैं। तो इतने में
आनी कहियो श्याम मोसो। श्री कृष्ण मेरे पास आए और कहने लगे चलो झूलिबे को आज। तो ये गोपिका अपना स्वप्न जो है अपनी सखी को सुना रही है कि हल्की हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थीं, बारिश की झड़ी लगी हुई थी, वर्षा की झड़ी लगी हुई थी और लग रहा था कि सारा आसमान काली घटाओं ने घेरा हुआ है और घनघोर गर्जनाएं हो रही हैं। ऐसे मादक मौसम में आनी कहियो श्याम मोसो, श्याम मेरे पास आए, श्री कृष्ण मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि चलो आज हम तुम्हारे साथ झूला झूलते हैं। या श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर मुझे झूला झूलने का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण से ऐसा प्रस्ताव पाकर मैं इतनी मगन हो गई, मैं इतनी प्रसन्न हो गई कि उनकी बातों में पूरी तरह से लीन हो गई और उनके प्रस्ताव को मानते हुए अत्यधिक खुशी के कारण जैसे ही मैंने उठना चाहा, मेरे उठने से पहले ही मेरी निगोड़ी नींद, मेरी ये निर्दयी नींद पहले ही उठ गई। कहने का भाव ये है कि मेरे उठने से पहले नींद उठ गई, अर्थात जो इतना मधुर स्वप्न मैं देख रही थी, इस नींद के टूट जाने के कारण वह स्वप्न भी खंडित हो गया, टूट गया और मैं स्वप्न से यथार्थ की दुनिया में आ गई। इतने अच्छे मेरे भाग्य उदय हुए थे, लेकिन सोए गए भाग। जैसे ही मेरी नींद टूटी, जैसे ही मेरा ये स्वप्न टूट गया, तो मुझे तो लगता है मेरे जागते ही मेरी किस्मत, मेरा भाग्य सो गया। अर्थात मैं तो जाग गई लेकिन मेरा भाग्य सो गया। कैसा भाग्य? श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का जो भाग्य उदय हुआ था, लगता है मेरे जागते ही मेरा वो भाग्य सो गया। जैसे ही मैंने आंख खोली, देखो जब मैंने आंख खोल कर देखा तो ना घन है ना घनश्याम। वहाँ ना तो किसी प्रकार के आसमान में बादल थे और ना ही कहीं आसपास श्री कृष्ण थे। और जो वर्षा की बूंदें गिरती हुई प्रतीत हो रही थीं, वे वास्तव में मेरी आँखों से निकलते हुए आंसू थे। तो इस तरह से हम देखते हैं एक ही छंद में कवि ने संयोग और वियोग दोनों स्थितियों को एक साथ उपस्थित कर दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल में अधिकतर कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का ही चित्रण किया है, लेकिन कवि देव ने इस एक छंद में श्रृंगार के दोनों ही पक्षों को एक साथ उपस्थित कर दिया है और इसमें इतनी स्वाभाविकता है कि कहीं भी बनावटीपन दिखाई नहीं देता है। यही इस कविता की सुंदरता भी है। तो आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहले बिंदु में हम लिख सकते हैं कि कवि ने सपना कविता में संयोग और वियोग दोनों पक्षों को एक साथ उपस्थित कर दिया है। यहाँ संयोग में उत्साह है, उमंग है, आनंद है, तो सपना टूटते ही जब वियोग शुरू होता है तो उसमें एक पीड़ा है, एक वेदना है, आँखों में बहते हुए आंसू इसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास तो है ही। झहरी झहरी झीनी, झ वर्ण की आवृत्ति, घहरी घहरी घटा घेरी, घ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप आगे बढ़ें थोड़ा तो निगोड़ी नींद में भी न की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों,
एक अन्य अलंकार इस छंद में दिखाई दे रहा है, जहरी जहरी और गहरी गहरी। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द का एक ही अर्थ में दो बार प्रयोग हो रहा है। एक ही शब्द का एक ही जैसा अर्थ है, लेकिन शब्द दो बार आ रहा है, तो पुनरुक्ति का अर्थ है दो बार कही गई बात। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। इसी तरह रस की बात करें तो ये श्रृंगार रस का प्रयोग है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों पक्ष निहित हैं। इसके अलावा छंद की स्थिति देखते हैं। यहाँ कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है। कवित्त छंद की क्या पहचान है? कवित्त छंद में प्रत्येक काव्य पंक्ति के दो चरण होते हैं और पहले चरण में वर्णों की संख्या 16 और दूसरे में 15 होती है और कुल 31 वर्णों के बाद पूर्ण विराम आता है। मैं समझाता हूँ। पहली पंक्ति देखते हैं, उसके दो भाग हैं। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, एक तो यहाँ तक, और फिर उसका दूसरा हिस्सा है गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। तो पहली जो है, उसका जो पहला चरण है उसमें हमारे 16 वर्ण आएंगे और दूसरा जो है उसमें 15, और इस तरह से वर्णों की कुल संख्या हो गई 31। हम गिन के देखते हैं। पहले वाले 16 करते हैं। जहरी 3, फिर झहरी में 3 और 6, झी 7, नी 8, बू 9, द 10 हैं, 11, प 12, र 13, ती 14, माँ 15, 9 16। तो इस तरह इसके पहला चरण जो है उसमें वर्णों की संख्या 16 है और जो आगे होगा उसके 15 होनी चाहिए। गहरी गहरी में 3 3 हो गए 6, घटा के 2 8, घेरी के 2 10 है 11, ग 12, ग 13, न 14 और में 15। तो इस तरह पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 15 वर्ण आ रहे हैं और कुल वर्णों की संख्या 31 बन रही है। इसी तरह आप अगली काव्य पंक्तियों में भी देख सकते हैं। ये 16 15 16 15 का क्रम जो है आगे तक बनता जाएगा। तो इस तरह जो छंद होता है उसे हम कवित्त छंद कहते हैं। अब अगले बिंदु में हम देखते हैं, इस छंद की भाषा ब्रज है और श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस के अनुकूल ही भाषा में माधुर्य गुण निहित है। तो ये थी हमारी कविता सपना। मैं आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।